जरा थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए, अगर आज किसी परिवार को अदालत से या किसी पुलिस स्टेशन से कोई सम्मन आ जाए या कोई नोटिस आ जाए पेश होने के लिए, तो उस परिवार की स्थिति या उस व्यक्ति की स्थिति क्या होगी। इस सम्मन को देखने के बाद उस परिवार के चेहरे का रंग शायद फीका पड़ जाएगा और चिंता की लकीरें आपको किसी भी व्यक्ति के चेहरे पर साफ नजर आएंगी, पसीना आने लगेगा और वो व्यक्ति शायद थोड़ी देर के लिए सदमे में आ जाएगा। ये हर किसी के साथ होता है। आपको भी अदालत का या पुलिस स्टेशन का कोई नोटिस ऐसे ही आ जाए तो आपके चेहरे के भाव बिल्कुल बदल जाएंगे। लेकिन आज आप मनीष सिसोदिया के खिलखिलाते हुए इस चेहरे पर यह शानदार हंसी देखिए, और यह हंसी उनके चेहरे पर तब है जब उन्हें शराब घोटाले के मामले में आज अदालत में पेश किया गया और अदालत ने उनकी जमानत को भी नामंजूर कर दिया। यानी अब उन्हें काफी दिनों तक जेल में ही रहना पड़ सकता है। पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, ईडी भी गिरफ्तार कर चुकी है। जेल से, अदालत से कोई राहत नहीं मिल रही, जेल में काफी दिनों तक रहना पड़ सकता है। लेकिन इसके बाद भी जब मनीष सिसोदिया कोर्ट रूम से बाहर निकले तो इस दौरान उनके चेहरे पर किसी तरह का कोई शिकन या चिंता का कोई भाव नहीं था, बल्कि उनके चेहरे पर गर्व से भरी हुई एक मुस्कुराहट थी। अब या तो ये समझ लीजिए कि ये ईमानदारी के गर्व की मुस्कुराहट हो सकती है कि उन्हें पूरा यकीन है कि वो इतने ईमानदार हैं, वो कट्टर ईमानदार हैं और उन्हें कुछ नहीं होगा, या फिर ये कुछ और भी हो सकता है। उन्हें देखकर आपको ऐसा लगेगा कि वो शराब घोटाले में तिहाड़ जेल जाने से बिल्कुल भी परेशान नहीं है और वो खुद को नैतिक रूप से बिल्कुल सही मानते हैं, कट्टर ईमानदार मानते हैं। यानी उनकी यह हंसी असल में सरकार का मजाक उड़ाने वाली हंसी है और वो अदालत में हंसकर शायद ये बता रहे हैं कि भले ही उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन इससे उन पर कोई असर नहीं पड़ा और वो बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए। लेकिन हमें लगता है कि ये हंसी भारत के आम लोगों को आज हैरान भी कर रही होगी और परेशान भी कर रही होगी। देखिए, 27 फरवरी की तस्वीरें देखिए, 6 मार्च की तस्वीरें देखिए, 10 मार्च की तस्वीरें देखिए। एक चीज आपको कॉमन नजर आएगी, मनीष सिसोदिया का हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ चेहरा। कहीं भी कोई चिंता नहीं, कहीं भी कोई शिकन नहीं। देख लीजिए आप, हमारे देश में पुलिस और अदालत के मामलों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। लोग कहते हैं इनसे तो बचकर ही रही है। जब भी किसी परिवार में कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है या जेल चला जाता है तो वो परिवार बहुत परेशान हो जाता है, उस परिवार की हिम्मत टूट जाती है। लेकिन अगर आप जेल जाने वाले हमारे देश के नेताओं को देखेंगे तो वो अदालत में बड़ी शान से चलते हैं और इस तरह हंसते हुए अदालत में पेश होते हैं जैसे वो ऐसा करके देश के लिए कोई बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। जबकि सच क्या है? सच ये है कि मनीष सिसोदिया को आज अदालत में 2,500 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें जमानत देने से भी इनकार कर दिया और उन्हें 17 मार्च तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रिमांड में भेज दिया। लेकिन जब मनीष सिसोदिया अदालत से बाहर निकले तो उनका चेहरा ऐसे खिलखिला रहा था जैसे वो एक क्रांतिकारी हैं और हंसते हंसते सारे सरकार के जुल्म सह रहे हैं। यानी इस हंसी में भी एक नैरेटिव है और यह नैरेटिव हर वो नेता गढ़ने की कोशिश करता है जिसे भ्रष्टाचार के मामलों में जेल जाना पड़ता है और अदालतों में पेश होना पड़ता है। अब कुछ पुरानी तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें आपको शायद याद भी होंगी जब वर्ष 2015 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को दिल्ली की एक अदालत में पेश होना था और उन्होंने इसे एक रोड शो में बदल दिया और वो पैदल मार्च करते हुए कांग्रेस के बाकी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अदालत पहुंचे। और आज वही बात मनीष सिसोदिया ने भी करने की कोशिश की और ऐसा ही कुछ आज दिल्ली के जंतर मंतर पर भी हुआ। देखिए, एक साथ बहुत सारे नेताओं पर भ्रष्टाचार का शिकंजा कस रहा, ईडी का शिकंजा, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। तो एक मनीष सिसोदिया तो देख लिया आपने, अब ये देखिए, आज दिल्ली के जंतर मंतर पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी, जिनका नाम है के कविता, उन्होंने एक भूख हड़ताल की। उनका कहना है कि यह भूख हड़ताल उन्होंने महिला आरक्षण बिल की मांग को लेकर की है। लेकिन सच यह है कि उन्हें महिला आरक्षण की याद तब आई जब ईडी दिल्ली के शराब घोटाले के मामले में कल यानी 11 मार्च को उनसे पूछताछ करने वाला है।
और उससे एक दिन पहले उन्हें महिलाओं के ये मुद्दे याद आ गए। इससे भी बड़ी बात यह है कि उनकी इस भूख हड़ताल में उन तमाम पार्टियों के नेता शामिल भी हो गए जिन पर भ्रष्टाचार के अलग अलग मामले चल रहे हैं। जैसे इनमें शिवसेना है, एनसीपी है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, ममता बनर्जी की टीएमसी है और लेफ्ट पार्टियां भी हैं। ये तमाम पार्टियां आज की इस भूख हड़ताल में शामिल हुई और ये हड़ताल शायद तस्वीरें खिंचवाने के लिए बुलाई गई थी, क्योंकि ये सुबह देर से शुरू हुई और शाम को 5 बजे समाप्त भी हो गई। यानी कुछ ही घंटों की डिजाइनर हड़ताल थी, मीडिया के लिए और तस्वीर खिंचवाने के लिए ये बुलाई गई थी। शानदार भव्य आयोजन था, नाम दिया गया था भूख हड़ताल का। इस सब के बीच आज लालू यादव के खिलाफ भी ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है और इस दौरान दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश में लालू यादव और उनसे जुड़े लोगों के 15 ठिकानों पर रेड की गई। दिल्ली में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के घर पर भी आज ईडी ने छापा मारा और यह पूरी कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने जमीन के बदले नौकरियां बांटकर बहुत बड़ा घोटाला किया है। लेकिन इस मामले में भी उनकी पार्टी यही कह रही है कि ईडी ये कार्रवाई राजनीतिक दबाव में कर रही है और वो पीड़ित हैं जिन्हें सरकार विपक्ष में होने की सजा दे रही है। यानी आरजेडी भी कह रही है कि लालू यादव तो एक पीड़ित है, एक विक्टिम है, सरकार उन्हें विक्टिम बना रही है। आपने नोट किया होगा कि अब हमारे देश में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे नेताओं को बिल्कुल भी बुरा नहीं माना जाता, क्योंकि अब ये सारे नेता खुद को एक विक्टिम बताते हैं और ये सारे ही नेता इस दौरान ये कार्ड खेलते हैं जिसे कहते हैं विक्टिम कार्ड। और मैं अक्सर आजकल इस कार्ड को अपनी जेब में ही रखता हूं। आप भी कहते होंगे कि मैं बार बार ये कार्ड आपको दिखाता हूं, लेकिन ये कार्ड मैं आपको तब तक दिखाता रहूंगा जब तक आप इस कार्ड की सच्चाई को समझ नहीं जाएंगे और जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये सारे नेता अपनी जेब में यही विक्टिम कार्ड लेकर चलते हैं। देखिए, और मैं आपको करीब से दिखा देता हूं। ये है वो विक्टिम कार्ड जो इन सब नेताओं की जेब में रहता है। अब हर नेता इस विक्टिम कार्ड को अपनी जेब में रखता है और जब वो भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसते हैं और जेल जाते हैं तो इसी कार्ड को एनकैश करा लेते हैं और दुनिया को बताते हैं कि वो असल में सरकार की ताकत का शिकार हो रहे हैं। और इसे लेकर हमारे समाज के जो लोग हैं, देश के लोग हैं, वो भी इस विक्टिम कार्ड को देखकर कई बार पिघल जाते हैं। तो ये विक्टिम कार्ड ऐसा है जो हर एटीएम पर चलता है और जब आप इसे एनकैश करते हैं तो इसके बदले में आपको बहुत सारी भावनाएं मिलती हैं। भावनाओं के रूप में ये एनकैश होता है ये कार्ड। इसलिए इस विक्टिम कार्ड को आप हमेशा याद रखिए। मैं तो बनवाकर मैंने रख लिया है और जब भी मुझे ऐसा लगेगा कि कोई नेता इस विक्टिम कार्ड को खेल रहा है, उसी दिन मैं आपके सामने इसे पेश कर दिया करूंगा ताकि आप भी समझ जाएं कि विक्टिम कार्ड कहां कहां खेला जा रहा है। तो अब बड़ी बात यह है कि हमारे देश में विपक्ष के जितने भी बड़े नेता हैं जो ये बात समझ चुके हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है और अब वो फंसने वाले हैं, तो उन्होंने ये तय किया है कि इस पूरी मुद्दे का मुकाबला तभी हो पाएगा, सरकार, मोदी सरकार का मुकाबला तभी कर पाएंगे जब ये सारे नेता और सारी पार्टियां आपस में मिल जाएंगे। तो देखिए, इस देश के वोटर तो पूरे विपक्ष को इकट्ठा नहीं कर पाए, लेकिन ईडी ने और सीबीआई ने इन सारे विपक्षी नेताओं को इकट्ठा कर दिया है, एक मंच पर ला दिया है और वो मंच है डर का मंच। क्योंकि सारे लोग डरे हुए हैं और इन्हें यह बात पता है कि अगर इन्होंने एक दूसरे को नहीं बचाया तो एक एक करके सब जेल चले जाएंगे। इसलिए आज आप खुद सोचिए, हमारे समाज में बड़े आदमी की परिभाषा आज क्या है और बड़ा आदमी किसे माना जाता है? बड़ा आदमी उस व्यक्ति को माना जाता है जिसके पास बड़ा बंगला है, बड़ी गाड़ी है, बैंक में बहुत सारा पैसा है, जो महंगे कपड़े पहनता है और जिसको देखकर आपको लगता है कि यह बहुत ही अमीर व्यक्ति होगा। ऐसे व्यक्ति को हमारा समाज और हमारे देश के लोग बहुत आसानी से बड़ा आदमी मान लेते हैं। लेकिन इस दौरान इन लोगों से ये कभी नहीं पूछा जाता कि उनके पास ये पैसा, ये महंगी गाड़ी, ये बड़ा सा बंगला कहां से आया और कितना भ्रष्टाचार करके उन्होंने ये पैसा कमाया है। बल्कि ये लोग हमारे समाज में आज भी खुलेआम बहुत आसानी से अपने पैसे के दम पर सम्मान पाते हैं और हमारा समाज भी बेईमानी की इस अमीरी को सहर्ष स्वीकार कर लेता है। हर गांव में, हर कस्बे में, हर शहर में, हर मेट्रो सिटी में आपको अपने आसपास ऐसे लोग जरूर मिलेंगे जो बहुत अमीर हैं, शानो शौकत से रहते हैं,
बेईमानी से पैसा कमाया है, लेकिन आसपास के लोग उन्हें बड़ा आदमी समझते हैं, उनसे दोस्ती करना चाहते हैं, उनके साथ दिखना चाहते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं, और कभी ये नहीं पूछते कि तुम्हारे पास ये बंगला कहां से आया, ये गाड़ी कहां से आई, इतना पैसा हाल ही के कुछ वर्षों में तुमने कहां से कमा लिया। कोई नहीं पूछता। और अपने आप लोग मान लेते हैं कि जो इतने शानदार भवन में रहता होगा वो तो अपने आप ही बड़ा आदमी है। और आज हमारा आपसे भी यही सवाल है, क्या आप अपने साथ बस में या ट्रेन में सफर करने वाले एक साधारण से व्यक्ति को कभी बड़ा आदमी मानेंगे? आप बस में जा रहे हैं और आपकी बगल में एक व्यक्ति बैठा है सीट पर, क्या आप उसे कभी बड़ा व्यक्ति मानेंगे? एक व्यक्ति रिक्शा में जा रहा है, आप उसे देख रहे हैं, क्या आप उसे कभी बड़ा व्यक्ति मानेंगे? एक व्यक्ति टू व्हीलर पर जा रहा है, आप उसे बड़ा आदमी मानेंगे? शायद आप उसे बड़ा आदमी कभी नहीं मानेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आप ही के सामने एक बड़ी महंगी सी एसयूवी से आपके सामने उतरे, जिसने शानदार ब्रांडेड कपड़े पहन रखे हो, महंगी घड़ी पहन रखी हो और देखने में अमीर दिखता हो, तो शायद आप भी एक कदम पीछे हो जाएंगे सम्मान में, और उसकी गाड़ी को देखकर उसे शायद बड़ा आदमी मान लेंगे। क्योंकि हमारे समाज में बड़े आदमी का मतलब होता है पैसा, और फिर चाहे वो पैसा किसी भी तरह की बेईमानी से कमाया गया हो, कोई नहीं पूछता। इसलिए आज आपको इसके बारे में सोचना होगा कि अब हमारे देश में भ्रष्टाचार को बुरा क्यों नहीं माना जाता, और हमने भ्रष्टाचार को इतनी आसानी से स्वीकार कैसे कर लिया।